तो ग्रीन क्या है? अब ग्रीन है। तो अभी वापस शुरू करना इंट्रोडक्शन कैसे चेक करो अभी। सॉरी मैम, वापस करना पड़ेगा तो माइक का ये वो बटन दबा। आया आवाज? अभी आ रहा है क्या आवाज? अभी आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है क्या देखो? अभी करंट हाँ हो गया। बाजूचा पण नाही चालू. हा मग घे दुसरी कोण, आता काय पर्याय नाही. 10 आणि प्रत्येकाचे. हा ठीक. अभी बराबर हो गया। अभी आ रहा है? सॉरी, पुन्हा मी थोडंसं इंट्रोडक्शन देते कारण लाईव्ह आपलं चालू आहे आणि तिथे आवाज कॅप्चर नाही झालाय. काही बटन्स दाबली गेली असल्यामुळे आवाज थोडा म्यूट झाला होता. मी थोडक्यात इंट्रोडक्शन देते, जे आधी म्हणाले ते पूर्ण नाही घेत आहे. सर सुरू करू का? नमस्कार, मी श्रद्धा मोरे. मी सध्या लावण्यमय मराठी मासिकासाठी पत्रकार आणि मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करते. विविध आपण सामाजिक उपक्रम आम्ही कंटिन्यू राबवत असतो. मठाबरोबर मी गेली 4 वर्ष टायअपमध्ये आहे. विविध वर्कशॉप आम्ही तरुण पिढीसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तसेच सामाजिक जे काही कार्य करता येईल यासाठी आम्ही सतत सक्रिय असतो. त्यातलाच आजचा हा भाग म्हणजे आरटीआयचा आपण हा जो कार्यशाळा घेतलेली आहे, तर त्यामधून आरटीआय आणि अवेअरनेस आणि त्यातून घेतले जाणारे प्रिकॉशन्स काय आहेत त्याचा आपण सखोलमध्ये अभ्यास करणार आहोत. आणि यामध्ये आपल्याला गाईड करणार आहेत कमलाकर शिनॉय सर आणि गौरांग बोरा सर. तसेच पिटिशन ग्रुप बरोबरच आपल्याला अलर्ट सिटीजन ग्रुपचे मेंबर सुद्धा सहभागी झालेले आहेत आणि ते सुद्धा आपल्याला काही गायडन्स करणार आहेत. फयज झोयर सर आपल्याला त्यासाठी मार्गदर्शक म्हणून लाभतील. त्यानंतर रोहन शेख सर हे सुद्धा आपल्याला काही टिप्स देणार आहेत. त्यामुळे मी वेळ जास्ती वाया न घालवता पुढील सगळी सूत्र कमलाकर शिनॉय सर आणि गौरांग बोरा सर यांच्याकडे सोपवित आहे. धन्यवाद. वंदे मातरम। पहले तो मैं आभारी हूँ श्रद्धा मोरे जी का कि उसने ऐसे दूरदृष्टि से ये सब सोचा कि भाई पब्लिक को भी अवेयरनेस करना चाहिए गवर्नेंस के बारे में, अपना अधिकार के बारे में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो थैंक यू सो मच श्रद्धा जी। और मुझे और हमारी टीम को बुलाया यहाँ पे, कमलाकर जी और मुझे और भी हमारे टीम मेंबर्स को। सो धन्यवाद श्रद्धा जी। अभी जैसे ही आपको पता होगा टॉपिक जो बात करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि कैसे हम, आपने बहुत जन ने किया भी होगा यहाँ पे, आरटीआई की एप्लीकेशन, अर्जी, जवाब मिला नहीं मिला ठीक तरह से, वो सब हुआ रहेगा बराबर। उसके आज सब समाधान कर लेंगे कमलाकर जी और हम मिलकर। तो उसके ऊपर पहले बात करेंगे ये शॉर्ट सेशन में इनिशियल, और फिर बाद में कमलाकर जी डिटेल में जो प्रॉब्लम जो आते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में, उसमें कैसे जवाब देना है और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ में कैसे हम डील कर सकते हैं आसानी से। हाँ, हमारे अधिकार, हम पब्लिक है, वो पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक हम कैसे हमारी ड्यूटीज निभा सकते हैं उसका वो समझाएंगे कमलाकर जी। तो पहले एप्लीकेशन के बारे में बेसिक में दे देता हूं कि भाई एप्लीकेशन जिसको किया नहीं है, आरटीआई एप्लीकेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन माहितीचा अधिकार, वो नहीं किया है एप्लीकेशन, तो भी भाई उसका समरी दे देता हूं। एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सबके हाथ में फॉर्म्स आ गया है, ये सबके हाथ में है फॉर्म्स। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस होगा ना आपके, जरूर प्लीज यहाँ पे लिख के दीजिए, जो भी लिख के रखिए पीछे, हम दोनों का टॉक हो जाए तभी आप जरूर पूछिए, जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन हम क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, वो ये है, ये वाला भी मिला ना आपको। हाँ, दैट वन, दैट्स एप्लीकेशन फॉर्म। मराठी में है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे इंग्लिश में एप्लीकेशन फॉर्म है, और भी अन्य इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ओके, जो ये फॉर्म दिया 10-11 पेजेस का जो दिया है वो साइड्स का। ओके, तो हम एप्लीकेशन यानी कि अर्जी कर सकते हैं माहिती के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, बराबर है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, सिर्फ प्राइवेट बॉडीज को नहीं। ओके, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज में कोई भी हो, म्युनिसिपालिटी हो, पुलिस हो, मंत्रालय के कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां पे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए, माहिती लेने के लिए। तो उसके लिए पहले तो हमें फॉर्म भरना होता है। ओके,
उसके पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं आपको। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट में ये सब जो आता है, म्यूनिसिपालिटी, मंत्रालय के जो भी डिपार्टमेंट्स है, म्यूनिसिपालिटी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, जो भी है, राशन, ये वो सब स्टेट गवर्नमेंट में आता है। और सेंट्रल में आता है जहां पे थोड़ा एप्लीकेशन अलग रीत से करना होता है, वहां पे जो फीस और वो सब भरने में, वो है एयरपोर्ट, पासपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ओके, और भी अन्य डिपार्टमेंट है उसके। तो ये एप्लीकेशन का फॉर्म ये है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए, सबको एकदम सिंपल है ये कैसे भरना है एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, हमें हमारा नाम लिखना है पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे एड्रेस, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि किस चीज के बारे में हम मांग रहे हैं इंफॉर्मेशन, एक लाइन में किस चीज के बारे में, जैसे कि रास्ता दुरुस्ती के लिए, या फिर पासपोर्ट के लिए, या राशन का कार्ड क्यों लेट हुआ, राशन का कार्ड मिलने में क्यों लेट हुआ, जो भी है, तो एक लाइन में वो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन। चौथा पॉइंट है, वो जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हो वो कौन से पीरियड का है, कौन से 6 महीना, 8 महीना, तो वो एक पीरियड दे देते हैं उसको, 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 24 सपोज, तो ये 2 साल का। तो वैसे जो है वो यहाँ पे पीरियड हम लिखते हैं पॉइंट नंबर 4 में। ओके, अभी पॉइंट नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट नंबर 5 जो है, यहाँ पे एग्जैक्टली हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो लिखना है। ओके, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए पॉइंट नंबर 5 पे यहाँ लिखना है कि इसकी कॉपी दो, इसकी कॉपी दो। सवाल करना नहीं है, प्लीज याद रखिए। ओके, हम बोलते हैं अरे मैं आरटीआई में सवाल करता हूं, सवाल मत कीजिए प्लीज, इंफॉर्मेशन मांगिए। बराबर, आपको कुछ ना कुछ स्कैम्स लगता है, इरेगुलरिटी है, गलत चीज हो रहा है, यस, वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम लड़ाई कर सकते हैं। उसके लिए भ्रष्टाचारी बोलो, इरेगुलरिटी बोलो, आलसपना बोलो, जो भी बोलो, वो वहां पे बाद में इंफॉर्मेशन लेने के बाद, लेकिन यहाँ पे सवाल प्लीज मत कीजिए, मांगिए। प्रोवाइड भी कॉपी ऑफ, इसकी ये कॉपी दो, इसकी प्रत दो, इसकी प्रत दो, वैसे मांग सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है हमें। ओके, जितने पॉइंट्स भी डाल सको डालिए, हो सके उतना ज्यादा लंबा मत कीजिए उसमें। ओके, हो सके तब तक। पॉइंट नंबर 6 में है इंफॉर्मेशन कैसे चाहिए आपको। ओके, बाय पोस्ट, कि आप जाओगे और डिपार्टमेंट में जाकर लेके आओगे, रजिस्टर्ड एडी, कैसे भी है वो प्लीज लिखिए। प्रिफरेबली रजिस्टर्ड एडी लिखना है, प्रिफरेबली, हो सके तब तक, ताकि उन लोग ऐसा ना बोले कि वो तो भेजा था हमने, 1 महीना पहले दे दिया है, बोल सकेंगे उन लोग। लेकिन हमें अगर 1 महीने पहले भी दिया है तो हमारे घर वाले के किसी के साइन तो होगी ना रजिस्टर्ड एडी में, कार्ड के ऊपर दिखा सकते हैं उन लोग। बराबर है, तो प्रिफर्ड दैट वे। तो 7 नंबर में वो रजिस्टर्ड एडी। और बिलो पॉवर्टी लाइन का अगर हम है, जो भी अर्जी करने वाला बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल के का कार्ड वाला है, तो उसको ये इसके जो फीस भरना है, कोई भी फीस भरना नहीं है। ओके, तो ये हुआ अपना एप्लीकेशन, हमने अर्जी की कोई भी डिपार्टमेंट को। अच्छा, इसके साथ में 10 रुपए, अगर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो 10 रुपये का कोर्ट फी स्टैंप लगाते हैं। क्या? 10 रुपए का कोर्ट फी स्टैंप लगाते हैं। या फिर आईपीओ, ये आईपीओ क्या होता है पता है आपको? आईपीओ पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, आईपीओ पोस्ट ऑफिस से मिलता है। पोस्ट कार्ड कैसे खरीदते हैं हम, पैसा देकर ले लेते हैं, वैसा ये मिलता है। खाली उसको बोलेगा 10 रुपए का आईपीओ दो, वो देगा कार्ड, वो इसके साथ में अटैच कर देंगे, बस हो गया। 10 रुपए की कोर्ट फीस लगाए हो तो भी चलेगा, 2 में से 1। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल के लिए सिर्फ आईपीओ चलता है। सपोज रेलवे के लिए आपने माहिती मांगा, या एयरपोर्ट के लिए, या पासपोर्ट के लिए, तो उसके लिए 10 रुपए कोर्ट फीस स्टैंप नहीं चलेगा, सिर्फ आईपीओ लगेगा, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जो पोस्ट ऑफिस से मिलता है। ओके, तो ये हमने एप्लीकेशन की, बराबर है। ये खाली ये भर के 10 रुपए की कोर्ट फीस स्टैंप लगाकर डिस्पैच करना है, जेरोक्स कॉपी पे थप्पा मार के ले लेना है। ओके, सपोज दूर है वो डिपार्टमेंट, इंटीरियर में है, गांव, आपका गांव का तहसीलदार के पास है, तो आप थप्पा कहाँ मारते जाओगे, बराबर है, स्पीड पोस्ट से भेज दो। कैसे? स्पीड पोस्ट से। स्पीड पोस्ट पे क्या है, आपका मोबाइल पे ही वो india.gov.in जो लिंक है, वो वेबसाइट है, उसके ऊपर ही आपको पता चल जाएगा कब मिला वहां पे। पोस्ट ऑफिस आप स्पीड पोस्ट डाला तो उस पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आपने ये पोस्ट किया है और कभी मिला। सपोज 48 आवर्स के बाद मिला तो उधर आ जाएगा, आपने भेजा 1 तारीख को, 3 तारीख को तहसीलदार को मिल गया, बस हो गया, आपका प्रूफ है आपके पास कि भाई मिला है। ओके, तो ये अभी एप्लीकेशन किया हमने, बराबर है, एप्लीकेशन किया, कानूनन 30 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगा। पोस्ट आपने जैसा मांगा वैसे, पोस्ट से
या इन पर्सन या कैसे भी आपको लेटर आ जाएगा कि भाई आपका माहिती तैयार है और आ जाइए। उसके पैसे भरना होता है, अगर 30 दिन के अंदर जवाब देते तो पैसे भरना होता है। एक A4 का 2 रुपया, 100 है तो 200 रुपया, बराबर। 100 पेजेस दे रहा है माहिती का, 200 रुपया। ओके, तो ऐसे उन लोग बोलेंगे, आपको लिख के ही देंगे कि 200 रुपया यहाँ पे फलाना फलाना खिड़की पर भर के जाओ, पावती मुझे दिखा दो, इन्फॉर्मेशन हम भेज देंगे, बराबर है। यह हुआ एप्लीकेशन। 30 दिन में जैसे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन कानूनन तो आना चाहिए, कभी कभी नहीं आता है, लेट हुआ। इन्फॉर्मेशन आया तो भी वो ठीक तरह से नहीं दिया, इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या फॉल्स, बराबर है। इनकम्प्लीट दिया है, मैंने तो 5 पॉइंट पे मांगा था, दिया मुझे 3 पॉइंट का, बाकी 2 का तो जवाब ही नहीं दिया है, बराबर। ऐसा होता है, ओके। या मिसलीडिंग होता है, दिशा भूल करने वाला, वैसे भी हो सकता है, या फिर जो भी दिया गलत ही दिया। ये 3 चीज पॉसिबल है, मिसलीडिंग, इनकम्प्लीट, फॉल्स। ऐसा हुआ, सपोज 30 दिन में मिला और ऐसे है, या मिला ही नहीं, सपोज हम बाकी 30 दिन में 1 तारीख को अगर जनवरी को हमने किया तो 30 जनवरी के बाद में हम अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपील। इन्फॉर्मेशन नहीं मिला उसके लिए, या इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या फॉल्स मिला है उसके लिए हम अपील कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पीछे देखिए नेक्स्ट फॉर्म, एनेक्सर बी। हाँ, 1 मिनट, ये जो नेक्स्ट जो पेज है ना वो भी एनेक्सर ए है, उसके लिए आपको समझाता हूं मैं। एक ये कंप्लीट करो ना, बाद में समझाता हूं, उसके पीछे जाइए आप। एनेक्सर बी देखिए आप पीछे, ओके। एनेक्सर बी सबने खोला है, एनेक्सर बी पेज में। हाँ, अभी ये जो है हम अपील करते हैं, बराबर है। उसके ऊपर के अधिकारी को, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक जनमाहिती जनमाहिती अधिकारी होते हैं, अपीलीय अधिकारी होते हैं, और फिर मंत्रालय में इंफॉर्मेशन कमिश्नर बैठे होते हैं, ओके। तो जो जिसको आपने किया तो उसके हायर ऑफिसर, हायर ग्रेड वाला ऑफिसर अपीलीय अधिकारी होता है, ओके। तो उसको अपना ऑटोमेटिकली अपना जाएगा। आप बोलेंगे मेरे को उसका नाम मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, पदवी मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, बराबर है। प्रथम अपीलीय अधिकारी यानी कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी लिखने का, उसका ऑफिस का, ये डिपार्टमेंट का नाम लिख डालने का, रोड्स डिपार्टमेंट, घन कचरा विभाग यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या पेस्ट कंट्रोल, या हेल्थ, या जो भी है वो, खाली डिपार्टमेंट का नाम लिखो। प्रथम अपील अधिकारी उधर एक ही होगा, उसके पास ही टेबल पे पहुंचेगा ये। तो आपको वो चिंता नहीं करना मुझे मालूम नहीं कैसे करूं, डोंट वरी, राइट द डिपार्टमेंट, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, और ये क्या बोलता हूं, डिपार्टमेंट का नाम, ओके, और वही एड्रेस पे भेज देना है। अभी इसमें थोड़ा अलग रीत से भरना है क्योंकि आप अपील कर रहे हो, बराबर है। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, आपका नाम, एड्रेस, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का अगर आपके पास उसका पदवी और नाम है तो लिखिए, पदवी, नाम और एड्रेस, बराबर है। एड्रेस तो कम से कम है, नाम मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, PIO फलाना फलाना डिपार्टमेंट, फलाना फलाना एड्रेस, वो इधर 3 नंबर पॉइंट पे लिख डालने का। चौथा, इंफॉर्मेशन कब मिली। आप इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट मिली, बराबर, कभी मिली तो उसका डेट यहाँ पे लिखना है, कौन सा, 4 नंबर पॉइंट पे। लेकिन मिली नहीं, आप बोलेंगे 30 दिन हो गया भाई मिला नहीं है, नो प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन नॉट रिसीव्ड। क्या पॉइंट नंबर 4 में इंफॉर्मेशन नॉट रिसीव्ड, बस। पॉइंट नंबर 5 में लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग अपील। अपील कभी करते हैं, आपको लास्ट डेट कब है, इंफॉर्मेशन जब लास्ट मिलना चाहिए उसके बाद 30 दिन, कितना, 30 दिन, यानी कि 30 फरवरी तक, अगर ऐसा है तो 30, बराबर। 30 जनवरी को हमने अपील किया, 1 तारीख को, 1 फरवरी को, तो 30 फरवरी तक हमें एप्लीकेशन अपने अपील कर सकते हैं, बराबर। तो वो वहां पे डेट लिख डालने का, ओके। तो ये अभी पॉइंट नंबर 6 देखो, ये इंपॉर्टेंट सबसे है। पॉइंट नंबर 6, ग्राउंड्स ऑफ अपील, यानी आप क्यों अपील कर रहे हो। काफी कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग, फॉल्स, और नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल, बराबर है, होता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देते कि मेरा पॉइंट नंबर A का इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट दिया, B का फॉल्स दिया, तीसरा का मिसलीडिंग दिया, या फिर मिला ही नहीं, तो पॉइंट नंबर फलाना 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 का इंफॉर्मेशन नॉट रिसीव्ड एट ऑल, बराबर है, दिस इज डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन के दायरे में नहीं बैठता या उनके पास नहीं है तो उनको लिख के देना है कि आपका फलाना फलाना जो रिक्वायरमेंट था ना वो हमारे पास नहीं है, या वो एग्जिस्ट ही नहीं होता है, या फलाना फलाना डिपार्टमेंट के पास है, जो भी है, तो ये उनको लिख के देना है। दे कांट जस्ट इग्नोर एनी ऑफ योर पॉइंट्स। और अगर उसके ही डिपार्टमेंट का ये जो
इंफॉर्मेशन जाता है होगा तो उनको ही डाइवर्ट करना है अपनी एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि उधर जाके पूछना तो मेरे पास नहीं, ऐसा नहीं। ही हैज टू डाइवर्ट एंड ही हैज टू टेल हिम कि भाई इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, उसका ये आरटीआई एक्ट में है, हमें जाना नहीं है। ओके, अभी ये जो लास्ट पर्टिकुलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन फिर से लिखना यहाँ पे, जो हमने एप्लीकेशन में लिखा था ना कि भाई वो रोड दुरुस्ती के लिए या कचरा नहीं उठाया उसके लिए, जो भी है वो और डिपार्टमेंट का नाम, बस 2 ही लिखना है। और कैसे आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉपी ऑफ द सॉरी एप्लीकेशन की कॉपी इसमें अटैच करना है अपील के साथ में। ओके, और उसका इंफॉर्मेशन मिला वो भी अटैच करना है। अगर ज्यादा पेजेस नहीं है तो अटैच कीजिए, नहीं ज्यादा है पेजेस तो मत कीजिए, उसका पैसा वेस्ट मत कीजिए। ओके, तो ये हुआ हमारी अपील। प्रथम अपीलीय अधिकारी को हमने अपील किया, बराबर है, 1 फरवरी को, बराबर है। 30 फरवरी तक हमें इंफॉर्मेशन, यानी कि बाकी तब से 30 दिन में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ओके, आ जाएगा। उसके पहले मोस्टली आपको हियरिंग को बुलाएंगे, प्रथम अपीलीय अधिकारी हियरिंग को बुलाएंगे, यानी कि आपको भी बुलाएंगे और पीआईओ यानी कि जन माहिती अधिकारी को भी बुलाएंगे और कुछ ये उससे जवाब मांगेंगे कि ये कह रहे कि भाई ये फलाना फलाना आपने इनकम्प्लीट दिया, मिसलीडिंग दिया, फॉल्स दिया, जो भी आपको क्या कहना है। बराबर, कोर्ट में कैसा होता है, दोनों पार्टी का सुनते हैं ना, तो यहाँ पे भी वो दोनों पार्टी का सुनेंगे और फिर वो डिसीजन लेंगे कि देना चाहिए या जो दिया वो जवाब बराबरी है। बराबर है, वो प्रथम अपीलीय अधिकारी का ये ड्यूटी होता है। और कभी कभी क्या होता है, प्रथम अपीलीय अधिकारी को पता चल जाता है कि गलत हुआ है, जो भी है वो, तो वही डायरेक्ट लिखकर बोल देता है कि मैंने उसको बोला इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ओके, तो हियरिंग की भी कभी जरूरत पड़ती नहीं है। अब ये हमने अपील किया, प्रथम अपीलीय अधिकारी आपको ऑर्डर देता यानी कि उसका जो डिसीजन है वो लिख के दे देता है। बराबर है, हाँ, वो हियरिंग के 7 दिन में मोस्टली दे देता है वो, नहीं तो फिर 30 दिन में तो आपके पास मिल ही जाएगा। अगर हियरिंग नहीं हुई तो भी 30 दिन में आपके पास उसका प्रथम अपीलीय अधिकारी का ऑर्डर आ ही जाएगा बाय पोस्ट, और जैसे आपने पूछा हो। ओके, अभी वो मिला आपको, लेकिन यट यू आर अनहैप्पी, ये भी तो भी ठीक नहीं है, बराबर नहीं मिला, मुझे जो चाहिए था नहीं मिला, ये डिसीजन बराबर नहीं हुआ है। होता है, हमें भी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे भी कभी कभी डाउट जाता है कि भाई गलत नहीं, मैंने सही नहीं किया, जो भी है वो। वैसे यहाँ पे भी, तो अगर वैसा है तो हमें और एक मौका मिलता है आरटीआई में, जो सेकेंड अपील करने के लिए। एनेक्सर सी देखिए, ये सेकेंड अपील करने के लिए, ये जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी, एनेक्सर सी। ओके, दिस वन। तो यहाँ पे हम ये फॉर्म यूज करके उसको हम अपील कर सकते हैं कि भाई प्रथम अपील अधिकारी ने भी जो दिया मुझे डिसीजन, वो भी मुझे सहमत नहीं हूं मैं उससे, इंफॉर्मेशन मुझे मिलना चाहिए, जरा बोलिए उनको देने के लिए। वो भी फॉर्म ऐसे भरते हैं, देख लीजिए। नाम एड्रेस लिखना है, पीआईओ यानी कि जन माहिती अधिकारी का नाम, एड्रेस, पदवी, हो सके जितना इंफॉर्मेशन देना है इसमें। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदवी और एड्रेस यहाँ पे भी देना है 3 नंबर पॉइंट पे। 4 नंबर पॉइंट पे, कभी आपको प्रथम अपीलीय अधिकारी का ऑर्डर मिला वो डेट लिखना है। उसके बाद अपने को कितना दिन मिलता है, 45 दिन मिलता है, सॉरी 90 दिन मिलता है अपील करने के लिए, सेकेंड अपील के लिए, तो वो डेट लिखना है यहाँ पे। प्रथम अपील का ऑर्डर मिलने के बाद 90 दिन मिलता है हमें सेकेंड अपील करने के लिए। ओके, तो वो डेट यहाँ पे लिखते हैं। और वापस यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 है, ग्राउंड्स ऑफ अपील, यानी क्यों हम अपील कर रहे हैं। ओके, ग्राउंड्स ऑफ अपील, पॉइंट नंबर 6। यहाँ पे हमें कारण देना है एग्जैक्टली सेम वैसे कि भाई मैंने तो ये मांगा था, इन्होंने गलत जवाब देकर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। बराबर है, या फिर कुछ कारण दिए बगैर भी नहीं दिया, या फिर इनकम्प्लीट दिया, मिसलीडिंग दिया, फॉल्स दिया, जो भी है वो पॉइंट को रिफर करके लिखिए, पॉइंट को रिफर करके लिखिए, बस। ज्यादा लंबा कहानी प्लीज मत लिखिए, इसमें उसके ज्यादा वो सुनने वाला भी नहीं है और वो बिगड़ेगा, उसका दिमाग बिगड़ेगा, तो ऐसा मत कीजिए। पॉइंट नंबर 1 पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मिसलीडिंग दिया, फॉल्स दिया, बस। हाँ, कि मैंने इसको लिखा था, मैंने उसको लिखा था, मैं मिलने गया था, वो सब प्लीज यहाँ पे नहीं लिखते ही है। ओके, और अभी नीचे पॉइंट नंबर 8 पे वापस वही सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन और कौन सा डिपार्टमेंट फिर से लिखना है यहाँ पे। ओके, ये हुआ अपना सेकेंड अपील। सेकेंड अपील को जैसे मैंने कहा, प्रथम अपील को 20 रुपया कोर्ट फी स्टैंप लगाते हैं, इसमें भी कोर्ट फी स्टैंप 20 रुपए का लगाते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है
तो अपील करने का पैसा ही नहीं है, कोई भी अपील, फर्स्ट अपील या सेकंड अपील, पैसा ही नहीं है उसके बाद। वो आईपीओ नहीं लगाना है, आईपीओ खाली फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए लगाना है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, तो ये हुआ। अभी ये जो इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती है, या हमें जो अपील करनी है, बराबर है, उसमें जो कैसे हमें अपील डिटेल में करती है, उनको जो गलत हमें जवाब देते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, बराबर है, जन माहिती अधिकार, जो हमें रॉन्गली इंफॉर्मेशन डिनाई करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में कमलाकर जी सुनाएंगे। वो एक्सपर्ट है, हमारे गुरु है वो यहाँ पे, तो वो आपको ठीक तरह से समझाएंगे। तो ये, और इसके ऊपर भी कोई सवाल हो प्लीज लिख के रखिए, हम एंडिंग में सबका जवाब लाइन में दे देंगे। हाँ, तो हैंड ओवर द माइक टू कमलाकर सेडॉय। यस, सर्वांना नमस्कार आणि जय हिंद। पहली बात तो यह है कि हम ये जो प्रोग्राम ले रहे हैं वो किसी को दुखाने के लिए या किसी को बदनाम करने के लिए बिल्कुल नहीं ले रहे। हम इस देश को करप्ट लोगों से बचाने का एक तरीका लोगों को बताना चाहते हैं। तो ये क्लियर इंटेंशन है कि हमको किसी को दर्द नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, या किसी के बारे में बुरा नहीं बात करना है। इवन कोर्ट्स ने ये बताया है कि हमारे देश को सही दुश्मन जो है वो पाकिस्तान या चाइना या क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट से ज्यादा ये हमारे जो करप्ट आईएएस, आईपीएस, आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, पब्लिक सर्वेंट्स, ये हमारे देश को ज्यादा धोखा देते हैं। हमारा बोलने का मकसद ये नहीं कि सब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर चोर है या कुछ है, उसमें से कुछ अच्छे हैं। तो जो भी कोई अच्छे हैं उनको मदद करने के लिए, उनके साथ में डट के रहने के लिए हम यहां हैं, और जो भी करप्ट है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम आज हैं। तो हमारा मकसद यह है कि खाली गलती निकालना नहीं है, अच्छा पब्लिक सर्वेंट के पीछे डट के खड़ा रहना है, और जो करप्ट है उसको पूरी तरह से हम कानूनी तौर से पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पकड़ने का तरीके में हम उनको बर्बादी की तरफ नहीं लेना चाहते, हम उनको खराब नहीं करना चाहते हैं। हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि आपके एक्शन के वजह से ये देश की बर्बादी हो रही है, और कृपया आप सुधर लीजिए, नहीं तो आप जो है ये हमारे पाकिस्तान और चाइना से भी ज्यादा गद्दार हो और देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो। इस माध्यम से हम उन पब्लिक सर्वेंट्स जो करप्ट है उनको जागरूक करना चाहता है। तो हमारी ये मीटिंग का मतलब है जागृति, ना किसी के खिलाफ या किसी को बदनाम करने के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको जब आप कोई भी पब्लिक सर्वेंट के पास जाते हो या कोई भी ऑफिस में जाते हो, तो आप पहला काम क्या करते हो कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में जाते हो, या भाई आपका वहां रास्ता खराब है तो उसके लिए जाते हो। तो नॉर्मली आपको हर पब्लिक सर्वेंट ये पूछता है आपका क्या मतलब है, आप कौन है कंप्लेन करने वाले, आपका क्या सवाल है, इतने लोगों को तकलीफ नहीं होता है, आपको अकेले को तकलीफ होता है, क्या है, इधर आने का नहीं। ये आपको अपने ऑफिस से भगाने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि पुलिस और यहां तक कि बीएमसी, एसआरए, माडा, हर पब्लिक अथॉरिटी ये आपको भगाने की कोशिश करती है। इसके लिए आपको उनको दिखाना है कि अंडर आर्टिकल 51A, आप ये लिख लीजिए, ये आपका राम वाक्य है, राम वाक्य, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हर सिटीजन का ड्यूटी कहता है, हक नहीं। आप हक और ड्यूटी में फर्क मालूम करो। ये आपकी जवाबदारी है कि आप जो करप्ट है उसके खिलाफ आवाज उठाए। आप अपने आप को प्रगति के रास्ते पे जो भी करना है कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमको हमारा प्रगति करना है तो हमको करप्शन फ्री देश चाहिए। तो अगर हमको करप्शन फ्री देश चाहिए तो हमको करप्ट के खिलाफ आवाज उठाना है, और वो सेक्शन आर्टिकल 51A के तहत आपको मिलता है। दूसरी बात है सीआरपीसी 39, अभी बीएनएसएस का उसका सेक्शन आपको देखना पड़ेगा। सीआरपीसी
39 के तहत आप कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जहां देश को, किसी इंसान को या कोई सोसाइटी के नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकता है, प्रॉपर्टी को इंजरी हो सकता है, इंडिविजुअल को इंजरी हो सकता है, तो अंडर सीआरपीसी 39 आपका फर्ज होता है कि आप नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके वहां एफआईआर रजिस्टर करें। अगर मालूमात होते हुए भी आप अगर रजिस्टर नहीं करते हो तो आपके ऊपर गुनाह हो सकता है। ये बात याद रखिए। तो आपको दो चीज याद रखना है, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी 39 बीएनएसएस का अभी जो भी आप देख लीजिए 39 ऑफ सीआरपीसी। तो बोलिए इस माध्यम से हमको ये अधिकार है कि हम कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम पब्लिक है, यानी कि हम इस देश के मालिक है और आप जिसके पास जाते हो पब्लिक सर्वेंट है, तो हमारा सेवक है, हमारा नौकर है। तो सेवक या नौकर किस तरह से काम करता है ये जानना और उसको देखना और उसके खिलाफ एविडेंस क्रिएट करना, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना, ये आपकी हक है। आपको इससे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैं क्लेरिफाई करता हूं, आप किसी भी आईएएस ऑफिसर, किसी भी आईपीएस ऑफिसर, किसी भी आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, इनके मीटिंग को, इनके साथ प्रोसीडिंग्स होता है, उस प्रोसीडिंग को आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको अगर किसी ने बताया ये मेरे से हुआ है कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो मैंने उस ऑफिसर को बताया कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला हूं, आप चाहिए तो मेरे पे एफआईआर कीजिए और मुझे अरेस्ट कीजिए, मैं आपकी बात सुनने वाला नहीं हूं। इतनी ताकत हर सिटीजन में होनी चाहिए कि अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने देता है तो उसको बोलिए आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए और मुझे अरेस्ट कीजिए। आपको मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग रोकने का कोई भी अधिकार नहीं है। और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने बताया है कि प्रोहिबिटेड एरिया में ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। प्रोहिबिटेड एरिया का मतलब यह होता है कि भाई सिक्योरिटी है, आर्मी नेवी का जगह है, जहां पुलिस ने बंदूकें रखी है, या ऐसा बोर्ड लगाया हुआ है कानूनी तौर से बोर्ड, ऐसे बोर्ड में कोई मतलब नहीं। अगर बोर्ड लगाया हुआ है तो आप पूछ सकते हैं कि कौन से कानून में, उसके सर्कुलर दिखाओ, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो ये प्रोहिबिटेड एरिया के लिए ही है। बाकी आप पुलिस में जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ, एओडब्ल्यू में जाओ, एसआरए में जाओ, माड़ा में जाओ, दुनिया के कोई भी पब्लिक सर्वेंट के पास ऑफिस में जाओगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करना यह आपका हक है। आपका सेवक क्या काम करता है यह आपका हक है। और उनको बताइए, ये हिम्मत से बताइए कि हम मालिक है, हम पगार देते हैं, आप हमारे सेवक हो और आपका काम कैसे किया जाता है उसके बारे में एविडेंस जमा करना यह हमारा अधिकार है। आप हमको नहीं रोक सकते हैं। इतना बोलने की आप में हिम्मत है तो जरूर आगे जाइए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये गद्दार, जो करप्ट है, जो इस देश को बेचना चाहते हैं, जो गलत काम करते हैं, देश के कानूनों का उल्लंघन करते हैं, यही ये देश के गद्दार है। और इसके खिलाफ लड़ना, ये हाईकोर्ट ने बताया है कि देश के लिए लड़ने के लिए आपको कहीं पाकिस्तान के बॉर्डर पे या चाइना के बॉर्डर में जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक पेन उठा के, आरटीआई लेके और थोड़ा बहुत आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट या जो कानून है उसको समझ के वो करप्ट के खिलाफ आवाज उठाना, ये भी एक देश सेवा है। और ये सबसे बड़ा देश सेवा है जब आप करप्ट लोगों से लड़ते हो। तो मेरी इस माध्यम से आप सभी को विनती है कि करप्ट लोगों के साथ लड़ना, ये आप पुण्य का काम कर रहे हो, ये आप देश प्रेमी का काम कर रहे हो। और अगर आप नहीं करते हो तो आप उतने ही गद्दार हो जितने की ये करप्ट ऑफिसर से, उतने ही गद्दार हम हैं। जब हम कानून के जो उल्लंघन को देख के भी आंख मिचोली करते हैं तो हमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। आज ये देश की हालत जो हुई है वो हमारे वजह से हुई है, क्योंकि हम गद्दार निकले हैं। हम कानून के जो उल्लंघन है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। तो इस माध्यम से हम सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि आपका देश प्रेमी हो तो कानून के जो उल्लंघन करते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अब ज्यादातर लोग
मेरे हर लेटर पे एक प्रॉवर्ब है, द वर्ल्ड इज वर्स नॉट बिकॉज ऑफ बैड पर्सन्स बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पर्सन्स। इसका मतलब यह है कि हम अच्छे लोग बोलते हैं अरे भाई हमको क्या करना है, मुझे तो तकलीफ नहीं, जाने दो जाने दो। जब एक गुंडा दूसरे को मारता है तो हम भाग जाते हैं, मरने दो उसको मारता है। वही गुंडा मुझे मारने आता है तो मैं चिल्लाता है मुझे मदद करो। अरे मुझे तो कोई मदद करने आता नहीं, तो खुद को सवाल पूछो कि आपने कितने लोगों को मदद किया है। तो इसके लिए आपको सदैव जहां तकलीफ है वहां जाके किसी को मदद करना ये आपका फर्ज है। और यही अगर होगा तो हम साथ में आएंगे। आप बोलेंगे अगर मुझे तकलीफ हो तो दुनिया ने आके मुझे मदद करना चाहिए, और सामने वाले को तकलीफ है तो मैं सो जाऊंगा, तो इस तरह से ये देश बदली नहीं होगा। और अल्टीमेट आप भी उसके बकरे बन जाओगे, और तब आपको काटने के टाइम पे कोई भी नहीं आएगा। ज्यादातर आदमी क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि उसको डर होता है, डर। तो ये डर क्यों होता है? ये डर इसलिए होता है कि आपको कानून का ज्ञान नहीं है। आप अगर कहीं भी जाते हो जिसका जहां का रास्ता पता है, आप सीधा 80 से 90 के स्पीड पे जाते हो, आप किसको पूछते नहीं हो। मगर जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती कि भाई किधर गली में टर्न मारना है, तो आप हर गली पे रुकते हो, आप पूछते अरे भाई किधर जाऊं, कैसा जाऊं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होता है। इसीलिए आपको स्टडी करना जरूरी है। आप ये मत सोचो कि आरटीआई डाला तो आपका काम हो गया। आरटीआई सही तरह से डालना बहुत जरूरी है, और आरटीआई का जवाब आने के बाद उसको सही तरह से वापरना जरूरी है। अगर इंफॉर्मेशन आपको मिली और उस इंफॉर्मेशन को आप सही तरह से नहीं वापरते तो फिर भी आप गद्दार हो, क्योंकि आपने इस देश का जो पीआई है उसका टाइम वक्त बर्बाद किया है, और आप उस इंफॉर्मेशन का वापर नहीं कर रहे हो, तो आपसे बड़ा गद्दार कोई भी नहीं है। तो पहले गद्दार कौन है? हम गद्दार है जो कानून के खिलाफ आवाज, जो गैर कानूनी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, जो हमारे ड्यूटीज नहीं करते हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करते। तो हम पब्लिक सर्वेंट के पास उंगली दिखाने के टाइम पे 3 उंगली हमारे पास है, तो खुद को सुधारो। और खुद को सुधारने का एक ही है कि सब साथ में आ जाओ, कंटिन्यूस स्टडी करो और नेटवर्किंग करो। हर आदमी से नेटवर्किंग करो, क्योंकि मुझे साइंस है मालूम, इनको कॉमर्स मालूम है, इनको लॉ मालूम है। तो जब हम साथ में आते हैं तो हमारे डिफिकल्टी, अभी मुझे कानून का अच्छी अभ्यास नॉलेज है, मगर मुझे भाड़ा का मालूम नहीं, तो इनको मालूम है, तो ये मुझे बताएंगे भाड़ा का ऐसा करो, एसआरए का ये मालूम है तो ये बताएंगे। इस तरह से हमको एक दूसरे का नॉलेज को बांटना है, समझना है। और जो आदमी सिर्फ देना चाहता है वही जीतता है। जो आदमी हमेशा लेना चाहता है वो कभी भी नहीं जीत सकता है, वो हारने वाला, जिंदगी में हारने वाला है। तो देने के लिए सीखो। आप दे कब सकते हो? जब आपके पास आता है। जब आप देने की मौका हिम्मत रखते हो तो ऊपर वाला आपके साथ रहता है, और आपको ताकत भी देता है, पैसा भी देता है, इंसान भी देता है, मदद भी देता है। तो आपके दिल में यह होना चाहिए कि मुझे देना है, मुझे लेना नहीं है। ये जिस दिन आपके सबके दिल में आएगा, उस दिन ये भारत का कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ना। तो वापस से मैं दोहराता हूं कि हमारे आईएएस, हमारे आईपीएस, हमारे आईआरएस, हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉरपोरेटर, ये हमारे नौकर है, हमारे सेवक है, ये हमारे मालिक नहीं है। 70 साल से हमारे बाप दादों ने इनको मालिक समझा, इनको भगवान समझा। अब हमको उसको सेवक समझना है। हम उनको इनकम टैक्स के, हमारे पैसा, हम जो भी टैक्स भरते हैं उससे उनको पगार मिलता है, और वो जो भी काम करते हैं उसके ऊपर देख रेख करना ये आपका फर्ज है, ये आपका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जो आज तक 70 साल में हमने नहीं किया है। इसलिए आज ये देश की हालत बुरी हो गई है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग ये आपका अधिकार है, ये पहले ध्यान में रखिए। लोकल स्टैंडिंग मैंने आपको बताया कि आपको कोई पूछ नहीं सकता है कि आप ये कंप्लेंट क्यों करते हो, कैसे करते हो। तीसरा बात, आपको ये डर होता है कि भाई मैं पब्लिक सर्वेंट के पास जाऊं तो भाई वो मेरे पे 353 सेक्शन लगा देगा। 353 सेक्शन क्या होता है कि भाई ये आदमी आके मुझे काम करने में मेरी बाधा डालता है, ऐसे आपको डर लगता है। और इसका गैर वापर हमारे पब्लिक सर्वेंट ने किया है, तो उसका तरीका यह है कि आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास जाओगे तो उसको 3-4 बार खत लिखिए कि आपने ये काम नहीं किया है,
आपने ये काम नहीं किया जिसकी वजह से देश का नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमको तकलीफ हो रहा है, ये एविडेंस क्रिएट कीजिए, ईमेल भेजिए, आपको पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है, ईमेल भेज दीजिए और एक रिकॉर्ड क्रिएट कीजिए, पुलिस वाले को लिखिए कि भाई रास्ते पे हॉकर्स है, आप हॉकर्स को नहीं उठाते हो, हमारे जान को धोखा है। बीएमसी को लिखिए कि आप हमारा रास्ते को साफ सफाई नहीं रखते हो। ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंस बीएमसी से, पुलिस से कंटिन्यूअस कॉरेस्पॉन्डेंस 3-4 बार कीजिए, उसके बाद में आरटीआई डालिए और उसके बाद में जाइए वीडियो लेके, भाई हमारा काम क्यों नहीं हुआ। वो बोलेगा वीडियो बंद करो, बोला बंद नहीं करता है, पुलिस को बुलाओ, उसका सिक्योरिटी आएगा तुमको हाथ लगाने को, बोला खबरदार तुम सिक्योरिटी है, हाथ लगाएगा तो तुम्हारे पे मैं केस करूंगा, क्योंकि आप मुझे कब रोक सकते हो, आप मुझे तब रोक सकते हो मैं गाली गलौज किया, मैं मारामारी किया, मगर मैं मालिक हूं, मेरा नौकर क्या काम करता है ये पूछने के लिए आया है, तो आप मुझे नहीं रोक सकते। ऐसे वट में कीजिए, किसकी हिम्मत में आपको टच होने की, ये मेरा एक्सपीरियंस में बोल रहा हूं। मैं जहां भी गया, पुलिस आए, पीआ आए, बोला आप टच भी करो तो मैं आपके ऊपर केस करूंगा, क्योंकि मैं नागरिक हूं, मेरा अधिकार है आपका, आप क्या काम करते पूछने के लिए। क्या आप ये बिंदास से बोलोगे मुझे आवाज चाहिए? आप किसी पब्लिक सर्वेंट जो करप्ट है उससे डरोगे? आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे? अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करने को मना किया तो क्या बोलोगे? आप पुलिस को बुलाओ, मुझे अरेस्ट करो, मुझ पे एफआईआर करो, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा, ये बोलोगे? मुझे जोर से आवाज चाहिए। आप डरोगे नहीं, करप्ट लोगों से तो बिल्कुल नहीं डरना है आपको। तो आपको 353 से अब डर है? 353 जब होता है जब जो पब्लिक सर्वेंट है आपके ऊपर जो 353 लगाना चाहता है उसने कानून के हिसाब से सब कुछ काम किया है, उसके बावजूद अगर आप उसको तकलीफ देते हो तो 353 लगता है। मगर यहां तो वो काम ही नहीं करते और हम उनको काम करने लगाते हैं तो 353 लगाने का सवाल ही नहीं आता है। आपको 353 का डर है? आवाज चाहिए मुझे। आप किसी भी करप्ट लोगों से 353 का अगर धमकी दिया तो आप डरोगे? आप उनको पूछना, आपने काम नहीं किया है इसलिए मैं यहां आया हूं, आपके वजह से मुझे तकलीफ हो रही है और मुझे अपना घर काम धंधा छोड़ के यहां आना पड़ता है, तो मुझे आपके 166 आईपीसी, कौन सा सेक्शन है? 166A आईपीसी के तहत वो पब्लिक सर्वेंट पे वो काम चुकारपना किया है करके आप उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। क्या आप ऐसे काम चुकार गलत काम करने वाले पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ 166 का कंप्लेंट फाइल करोगे? जरूर करोगे, डरोगे नहीं। बस अब आपको दिखाता हूं कि ये हम पे जो बाबू लोग हैं हम पे कैसे दबाव क्रिएट करते हैं। मैं ये इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर आग लगनी चाहिए कि हमको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है और हम पे दबाव किया जाता है। वो गलत काम तो पब्लिक सर्वेंट करते हैं और हमारी गलती हुए तो हमको फाइन और प्रिजन करते हैं। उसके कुछ नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आज अगर आप जागरूक नहीं हुए तो कल आपके बच्चे सड़ जाएंगे। आपके बच्चे को आप कितना भी प्रॉपर्टी रखो उसका कुछ काम नहीं आएगा। ये गद्दार लोग जो है, जो पब्लिक सर्वेंट करप्ट है, वो गद्दार लोग ये आपके प्रॉपर्टी को छीन के आपको रास्ते पे लाएंगे। तो आपको बच्चे को क्या देना है? आपके बच्चे को कानून से रह के काम करना सिखाना है और गद्दार करप्ट पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कैसे लड़ने ये सिखाना है। क्या आप अपने बच्चों को गद्दार करप्ट के खिलाफ लड़ने के लिए सिखाओगे? आप उनको ये तो नहीं बोलोगे अरे दुनिया करने के तुम क्यों करना है, तुम चुपचाप आके सो जाओ। ऐसे आपके बच्चे को गलत पाठ तो नहीं पढ़ाओगे। आप आपके बच्चों को बोलेगे जाओ लड़ो, तुम शहीद होगा तो भी चलेगा, मेरा एक बच्चा शहीद अगर होगा मगर मेरा देश का भला होता है तो मेरे बच्चे को शहीद होने से मैं चल जाता हूं। मुझे सब लोग पूछते हैं भाई आप क्या डरते हैं? बोला मैं अभी 67 इयर्स का बुढ़ा हूं, मैं 70 साल पे बुढ़ा होकर मरने से मैं शहीद होकर मरना ज्यादा पसंद करूंगा मगर बुढ़ा होकर मरना नहीं पसंद करूंगा। इसीलिए मैं किसी से भी लड़ जाता हूं, कानूनी तौर से लड़ जाता हूं और मैं चाहता हूं कि हर आदमी अपने मौत से नहीं डरे। आपकी मौत तय हो चुकी है कि आप कैसे मरने वाले हो, ऊपर से काज गिर के मरने से साले गद्दारों को लड़के मरो, वो अच्छा रहेगा। तो आप गद्दारों से लड़ने के लिए मरने से डरोगे क्या? आप गद्दारों से बिल्कुल नहीं डरोगे।
आपको ये दिखाना चाहता हूं, अब हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में आपने गलती की है, हम गलती वालों को बचाने की बात नहीं करते हैं। आपको 750 रुपया फाइन किया जाता है, दूसरा गलती हो तो 1500 रुपया फाइन किया जाता है, और उसमें से तो ज्यादा पैसा जो जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर को जाता है, गवर्नमेंट को भी नहीं जाता है। ये हमारी लूट है। अब जब आप ड्राइविंग के लिए हमको बोलते हो गलत है, तो हम लोग ज्यादातर लोग ड्राइविंग में फास्ट क्यों जाते हैं? क्योंकि जो 5 किलोमीटर का रास्ता है उसको हमको 1 घंटा लगता है। तो इसकी जवाबदार कौन है? इसके जवाबदार है हमारी म्युनिसिपालिटी है, हमारी पुलिस है। हमारी म्युनिसिपालिटी और पुलिस ने रास्ते पे जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स है, स्टॉल्स है, खड्डे हैं, उसका बराबर से काम नहीं किया करके हमको जो 5 मिनट का रास्ता है उसके लिए आधा घंटा लगता है। तो हमको फाइन करना ठीक है, हम उसको फाइन के खिलाफ नहीं है। हमने रैश ड्राइविंग की, हमको फाइन करो, पर उसी वक्त आप फोटो निकालो, आपके ऊपर फाइन लगाया, आप उधर खड़ा रह जाओ। आजू बाजू में फुटपाथ पे क्या एनक्रोचमेंट्स है, स्टॉल्स है, रास्ते पे कैसा अनइवन है। रास्ता पॉटहोल्स की वजह से ही सिर्फ खराब नहीं बोला जाता है, आप ये ध्यान में रखिए। रास्ता ओवर दोबड़, यानी कि आप जब चलते हो तो हिलता है, गड़गड़ 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 होता है, तो भी वो गलत रास्ता है। उसको फोटो निकालिए और इमीडिएटली वो चलन के साथ आप यहां अब पुलिस को लिखिए कि आपने ये गलत काम किया है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है वो भी चाहे, मैं तो फाइन भरूंगा, पर आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है, आपने अपने खुद के पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई की है उसके भी मुझे चाहिए। नहीं तो ये बीएमसी और पुलिस पे आप पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर 166 में करोगे। अगर रास्ता सही नहीं है और आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप 166 आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करोगे। मुझे जोर से आवाज चाहिए। दूसरी बात, अभी नया आया है प्लास्टिक यूज। रास्ते पे आपके हाथ में प्लास्टिक दिखा तो 5000 फाइन, दूसरा हो तो 10,000 फाइन। अरे प्लास्टिक मैन्युफैक्चर को क्यों नहीं पकड़ते हो आप? आपने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? क्यों आप आप बनाने देते हो और वापरने वाले को पकड़ते हैं? जो बनाने को ही नहीं देगा तो वापरेंगे कैसे? इस तरह से ये पब्लिक सर्वेंट हमसे गद्दारी कर रहे हैं, हम पे दबाव निर्माण करते हैं। हमको ऐसा किया तो फाइन, वैसा किया तो फाइन। हमको फाइन भरने में कोई भी तकलीफ नहीं, पर आप अपनी जवाबदारी पूरा कीजिए। आप चोरी करोगे और हमको बोलेगे कि राम जैसे रहो, ये नहीं होगा। आपको भी राम बनना है, हमको रास्ता दिखाना है। राम बन के, रावण बन के आपको रास्ता दिखाओगे तो हम जरूर आपको मारेंगे, जरूर आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अभी हमारे जो लीगल बिजनेसेस होते हैं, मेरी होटल है, मेरे होटल में हमको हर साल को 10% लाइसेंस भी बढ़ता है। हमने अगर कोविड के टाइम पे हमने लाइसेंस भी नहीं भरी तो 100% पेनल्टी। अरे मोगल ने भी नहीं लगा, ब्रिटिशर ने भी नहीं लगा। ऐसी गद्दारी हमारी म्युनिसिपालिटी हमसे कर रही है। अरे जरा सा भी अक्ल है? हमारे आमदार, हमारे खासदार, कॉर्पोरेटर सो रहे हैं क्या? इनको ये नहीं दिखाई देता है? इलीगल काम बचाने के लिए भाग जाते हैं हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर। मगर ये 100% का जो पेनल्टी है कौन से हिसाब से लगाते हैं? आप 10% हर साल को बचते। अरे हमारा बैंक में इंटरेस्ट 3% है, हमारा इन्वेस्टमेंट को पैसा नहीं, और हमको पेनल्टी लगाते हो 100%। अरे गद्दार लोग हैं हम, और हम जब जवाबदार है कि हम आवाज नहीं उठाते हैं इसके खिलाफ। अब रास्ते पे मार्शल्स लगाए, आप थूके तो मार्शल, आप कपड़ा आप कुछ फेंके तो मार्शल। अच्छी बात है, मुंबई साफ होती है, तो आप मार्शल इलीगल कंस्ट्रक्शंस में क्यों नहीं लगाते हो? आप मार्शल रास्ते पे स्टॉल से उसको हटाने के लिए क्यों नहीं लगाते हो? आप रास्ते पे स्ट्रक्चर से वड़ा पाव है, दुनिया भर का गाड़ियां है, उसको निकालने के लिए आपने मार्शल क्यों नहीं रखे? आपको जहां पैसा, ये जो पेनल्टी होता है ये हम पे डर डालने के लिए होता है, मगर ये हमको पेनल्टी आज लूटने के लिए गवर्नमेंट कर रही है। क्या आपका काम देश को, हमको लूटना है? क्या हमको अच्छा बनाना है? आप हर जगह पे 750 रुपया पेनल्टी। अरे बाप का राज है, किधर से लाएगा आदमी 750 रुपया एक बार पेनल्टी का? आप रास्ता क्यों नहीं बराबर करते हो? तो इस तरह से आपको ये आवाज उठाना है। हर पेनल्टी जो लगती है उसका वजह क्या है ढूंढना है, और उस वजह के खिलाफ आपको गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है। क्या आप जो पेनल्टी लगने का वजह है उसके खिलाफ आवाज उठाओगे? आप पीछे नहीं हटोगे कि ये मेरा काम नहीं है, मैं अकेला क्यों करूं?
एक अकेला काम पहला चालू होता है। पहला इंडिपेंडेंस 1857 में हुआ। उनको पता नहीं था कि उसको इंडिपेंडेंस दिखेगा, उसको पता था कि वो मरने वाले हैं, मगर उसने फाउंडेशन डाला है और 90 साल के बाद में हमको ये आज इंडिपेंडेंस मिला है। इसी तरह से आज हम मुझे मालूम नहीं मुझे दिखेगा क्या नहीं, मगर मैं आज फाउंडेशन डाल रहा हूं आप सभी के लिए कि आप ऐसे गद्दार करप्ट पब्लिक सर्वेंट के लिए जरूर आवाज उठाओगे, इसलिए ये डाल रहा हूं। अब आपको मैं कानून की तरफ आता हूं, थोड़ा पानी पी लेता हूं। दो जीआर है, एक जीआर है 18/1/2013, यह आप लिख लीजिए। 18/1/2013 का जीआर है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें कंप्लेंट आने के बाद कैसा उसको देखना चाहिए, कैसा उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, वो है 18/1/2013 का जीआर है। अभी याद मेरे अपने वेबसाइट पे अभी लिंक में मैं देखा नहीं, वो आप देख लो, वो आपको लिंक में रहेगा, लिंक में नहीं रहेगा तो आप गोरा जी से बताइए, वी विल अपलोड इट, मगर हमारे वेबसाइट पे तो जरूर मिलेगा आपको। तो 18/1/2013 क्या बोलता है कि कंप्लेंट आने के बाद ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो रजिस्टर होना चाहिए, 8 दिन में ऐसा होना चाहिए, मगर ये 18/1/2013 का जीआर के हिसाब से करते ही नहीं है। तो आपको कंप्लेंट देने के बाद जब आप आरटीआई डालोगे तो आपको यह पूछना है कि हमको हमारा कंप्लेंट रजिस्टर 18/1/2013 में एंट्री हुआ, मुझे उसके नोटिंग्स चाहिए, उसके फोटोज चाहिए, वो नहीं रहेंगे। मगर जब हम इस तरह से दबाव करेंगे तो जरूर उनको 18/1/2013 का जीआर के हिसाब से काम करना ही पड़ेगा। हमारा फर्ज है, हमारा नौकर काम नहीं करता है तो हम उससे, हमारा घर पे कैसा झाड़ू नहीं मारा तो चल मार बाबा, ये नहीं किया तो चल मार बाबा, तो पब्लिक सर्वेंट के पास क्यों नहीं? क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठा है कि मेरा घर मेरा है, मेरा फुटपाथ नहीं है, कोई हकता है हकने दो, कोई मुतता है मुतने दो, फुटपाथ मेरा नहीं है। जिस दिन आपके दिमाग में ये आएगा ये फुटपाथ मेरा है, ये रास्ता मेरा है, ये देश मेरा है, तभी आपको ये जब दिखने में आएगा, तब तक आपको ये दिखाई भी नहीं देगा। आप अंधे हो गए, अपने खुद में इतने डूब चुके हो कि आपको जो देश की बर्बादी दिखाई नहीं देती है। और आपको इस माध्यम से मैं जागरूक करना चाहता हूं कि ये फुटपाथ मेरा है, ये रास्ता मेरा है, ये देश मेरा है, तो यहां जो भी गलत होता है उससे मुझे तकलीफ होती है, मेरे अगले जनरेशन को तकलीफ होती है। ये जिस दिन आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर आप लड़ोगे, नहीं तो आप घर पे बोलेगे अरे जाने दे, तुमको क्या करना है, बीवी बोलेगी तुमको क्या करना है। अपन आके टीवी देखते हैं, टीवी पे सिंघम देखते हैं, अरे वाह वाह वाह, मगर मेरा बेटा सिंघम नहीं होना चाहिए। टीवी पे सिंघम को तालियां मारते हैं, रोते हैं सिंघम देखते देखते। अरे खुद का बेटे को सिंघम बनाओ, खुद सिंघम बनाओ, तो ये देश बदलेगा, टीवी देख के नहीं बजेगा। उसके बाद में 17/6/2016 का जीआर है, 17/6/2016 का जीआर है, वो पुलिस के खिलाफ है। मतलब अभी जो 18/1/2013 था वो आप कोई भी पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ वापर सकते हो, कोई डिपार्टमेंट्स के खिलाफ वापर सकते हो, मगर जब आप पुलिस के पास जाते हो तो 17/6/2016 का जीआर है, 17/6/2016, उसमें ऐसा लिखा है कि 21 दिन के अंदर एसीपी या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट आपको बुलाएगा, आपकी पूछताछ करेगा और आपका वो सॉल्व करेगा। मगर ये भी पुलिस कहीं भी 17/6/2016 का जीआर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपको ये हम लोग सबको मिलके ये जीआर के लिए करना, इनफैक्ट मैं भोरा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वी शुड मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू पुलिस कमिश्नर एज वेल एज द म्युनिसिपल कमिश्नर कि ये जीआर हमको इंप्लीमेंट होना चाहिए। और आप सभी को भी विनती करता हूं कि सभी लोग को हमको साथ दीजिए। हम 2 लोग या 10 लोग या 5 लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है। मेरे पैर को फ्रैक्चर होने के बावजूद मैं नहीं आने वाला था, मगर फिर आप लोगों का उत्साह देखा और मैं ये
जब दर्द होने के बावजूद मैं आपको मिलने आया हूं, इसलिए क्योंकि मैं मौका नहीं चुकाना चाहता था कि आपको जागरूक कर। दूसरा यह है कि 26/8/2003 26/8/2003 का जीआर है, जिसमें हर खत को आपको 15 दिन में इंटरिम रिप्लाई देना है। 26/8/2003 में आपके जो भी ऑब्जेक्शंस, रिजेक्शंस या सब्जेक्ट ये है, उसको 15 दिन में उनको इंटरिम ऑर्डर, आपको इंटरिम रिप्लाई देना ही है। पर हमको ये सब मालूम नहीं। ये सब चीज हम इस माध्यम से बोर्ड पे लाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर ऑफिस के बाहर ये बोर्ड लिखा जाए कि ये जीआर है और इसके इस तरह से यहाँ काम होता है, ये बाहर होना चाहिए। इसके लिए आप सब काम करोगे। ये सब जीआर चाहे पुलिस स्टेशन के बाहर हो, चाहे बीएमसी के वार्ड के बाहर हो, चाहे बीएमसी के हेड ऑफिस के बाहर हो, जहां एंटी करप्शन के बाहर हो, या चाहे एओडब्ल्यू के बाहर हो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे जोर से चाहिए। क्या आप इस ये लगाने के लिए आप हमको साथ दोगे? हर जगह बोर्ड लगना ही चाहिए, ये हमारा हक है। पब्लिक सर्वेंट क्यों डरते हो? क्योंकि आप काम चोर हो, आप काम चोरी करते हो, इसलिए ये सब हमसे छुपाते हो। तीसरा बात यह है कि जीआर है 26/11/2018 26/11/2018 ये जीआर ये कहता है कि आप कोई भी पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस में जा सकते हो। हर सोमवार को आप कोई भी पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो बीएमसी हो, भाड़ा हो, एसआरए हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, वाटर सप्लाई हो, कहीं भी हो, आप ये 26/11/2018 के तहत आप कोई भी पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस में जा सकते हो और वहां उनको 3 से 5 के बीच में जाके पूछ सकते हो कि भाई फला चीज में आप मुझे इंस्पेक्शन चाहिए कि आपने क्या काम किया है। मगर वो भी इंसान है, आप कभी कभी वो जाएंगे, उसके पास नहीं रहेगा, तो आप उनको 8 दिन में एक बार ईमेल भेज दो कि भाई मैं ये तारीख को ये चीज देखने के लिए आपके ऑफिस में आ रहा हूं, यार उनको ठप्पा मार के लेटर दे दो और फिर दूसरे सोमवार को जाओ। क्योंकि हम इंसान हैं, हम गद्दार नहीं है, उनकी तकलीफें जानते हैं, तो हम उनको 8 दिन की मोहलत भी दे देवे। भले कानून से हम उसी टाइम देख सकते हैं, पर 8 दिन की मोहलत देते हैं कि भाई 8 दिन के बाद आ रहे हैं, इसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स है आप तैयार रखिए। हमको 26/11/2018 को क्या है, वापस बोलिए, 26/11/2018 का जीआर हर सिटीजन कोई भी ऑफिस में जाके 3 से 5 के बीच में हर सोमवार को इंस्पेक्शन ले सकते हैं। सोमवार को अगर छुट्टी है तो आप मंगलवार को जाके ले सकते हैं, ऐसे वो जीआर में लिखा है। तो एक सोमवार को नहीं है तो आप दूसरा सोमवार को जहां तक रुकने की जरूरत नहीं है, आप मंगलवार को जाके 3 से 5 आप उसको दिखे, ये जीआर आप साथ में लेके जाइए। हमारे म्युनिसिपैलिटी जो आज ये हमारे बंबई की बर्बादी कर रही है, उनका एक सर्कुलर है 7/1/2000 7/1/2000। वो सर्कुलर अभी मैं ला नहीं पाया, ये 2018 का सर्कुलर है और 7/1/2000 का सर्कुलर है बीएमसी का। उसमें लिखा है कि हर सोमवार, हर शुक्रवार ये लड़ना है आपको। वो जाके बोलेंगे गेट आउट, ये करो, बुला नहीं, मैं मालिक तुम सेवक। दिमाग में एक ही रखने का बोलने को, मैं मालिक तू सेवक। ये कानून से हिसाब से काम करो। जिस दिन आप भ्रष्ट अधिकारी को, अच्छे अधिकारी तो उसको सलाम करो, दुआ करो, साहब बोलो, नमस्कार करो। अच्छे अधिकारी को आप सेवक नौकर मत बोलो, क्योंकि वो काम कर रहा है, उसको हमको प्रोत्साहन देना है। मगर जो करप्ट है उसको सीधा बोलने का, आप सेवक हो, हम पगार देते हैं, आपको काम करना है। ये जिस दिन आप बोलने सीखोगे, उसके सामने वाले की अंदर की ताकत ही खत्म हो गया। आज हम लोग क्या थे, अरे सर प्लीज करो ना, प्लीज करो ना। अगर नहीं करते, सर आपका क्या है बोलो ना।
हम ये पूछते हैं आपका क्या है, बोलो सर आपका जो है कायद्याने चला. कायद्याने म्हणत नाही आपण, काय म्हणतो, कायद्या आणि चला. हे आम्ही लावलेलं आहे. आम्ही गद्दार आहोत. आम्ही पैसे देऊन काम करायचा प्रयत्न करतो. कारण का, की आम्हाला सुखसोयी पाहिजे. आमच्याकडे 2 पैसे जास्त आहेत, पण आपण हे पैसे दिल्यामुळे आपल्यापेक्षा जे गरीब आहेत ते कुठून आणणार पैसे, ह्याच्याबद्दल आपण कधी विचार करत नाही. माझ्याकडे पैसे आहेत, मी पैसे खर्च करतो. मग या गद्दार लोकांना सवय लागते पैसे मागायची. तुम्ही त्यांना बक्षीस म्हणून देता, पण ते बक्षीस नंतर त्यांचा अधिकार होतो. मग तो नियम होतो. भले नियमात नसतं, पण ते अबोलित नियम होतो, प्रॅक्टिस होतो. आणि त्या प्रॅक्टिसला आपण तोडण्यासाठी इथे आहोत. त्यामुळे त्यांना हे सांगणं की तुम्ही माझे सेवक आहात, मी तुमचा मालक आहे, ह्याच्यामध्ये तुमची 50% पॉवर वाढली. तो नाही म्हणू शकतो का, मी पब्लिक सर्वंट नाही म्हणू शकतो का, तो पगार घेत नाही म्हणू शकतो का, तुम्ही कायद्याच्या विरुद्ध काम करू शकतो बोलू शकतो का. मग तुमच्या हे जर तुम्ही ज्यावेळी बोलता, तो माणूस काय बोलू शकतो. आणि त्याच्यासमोर काय लावणार, मला मोठ्याने बोला, जोराने आवाज पाहिजे मला. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यासाठी कोणी तुम्हाला थांबवू शकत नाही. आता हे 7/1/2000 जो सर्क्युलर आहे तो मी वारंवार वापरायचो. म्हणून आमच्या म्युन्सिपल कमिशनरनी काय केलं, नवीन सर्क्युलर पास केलं 8/4/2024 ला. थांबा, ती लिहायची गरज नाही. 8/4/2024 ला काय सर्क्युलर पास केलं की आमचे ऍडिशनल म्युन्सिपल कमिशनर जे 8 दिवसातून 2दा भेटायचे, म्हणजे महिन्यातून 4 वेळा भेटायचे, ते फक्त महिन्यातून एकदा भेटतील. अरे तुम्ही काय मेहरबानी करता का हो आमच्यावर? पगार घेता आमचा लाखो रुपयाचा बंगला घोडा घेता का? तर मी त्याच्याशी भांडलो आणि मग त्यांच्या डिपार्टमेंटनी लिहून दिलं. काय लिहून दिलं, या व्यतिरिक्त म्हणजे 8/4 बघा, नागरिकांना संबंधित अधिकारी खाते प्रमुख यांना भेटण्याची वेळ निश्चित करिता रचना व कार्यपद्धती अधिकारी आयुक्त कार्यालय सामान्य प्रशासन विभाग याने 7/1/2000 रोजी परिपत्रक वितरित केले होते. हे 7/1/2000 परिपत्रक काय आहे की तुम्ही हप्त्यातून 2 वेळा सोमवार आणि शुक्रवार 3 ते 5 विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट न घेता तुम्ही जाऊन भेटू शकता. पण हे तुमचे IAS IPS तुम्हाला भेटत नव्हते. साहेब कुठे गेले, बाहेर गेले. साहेब कुठे आहेत, मीटिंग मध्ये आहेत. पटकन सांगायचा हा सर्क्युलर आहे, तुम्ही आम्हाला भेटला पाहिजे. आता या नवीन सर्क्युलरमुळे काय झालं, ते म्हणायला लागले हे बघा 8/4 सर्क्युलर आहे, आम्ही महिन्यातून एकदा भेटणार. खोटं आहे, कारण मी ते लिहून घेतलंय. याच्यामध्ये आता पुढचं वाचून सांगतो. या व्यतिरिक्त आता वाचून घ्या, ऐकून घ्या. या व्यतिरिक्त या महानगरपालिका आयुक्त कार्यासनाकडून 8/4/2024 म्हणजे हे चुकीचं सर्क्युलर आमच्या म्युन्सिपल कमिशनरनी काढलेलं, जे लोकांना त्रास देण्यासाठी आहे आणि जे चोर किंवा जे काम चुकारू ऑफिसर्स आहेत त्यांना वाचवण्यासाठी आहे. हे 8/4/2024 सर्क्युलर जनतेच्या तक्रारी ऐकून घेण्याचे वार व वेळ निश्चित करण्यात आल्या विद्यमान महानगरपालिका आयुक्त यांनी सर्व संमतीला निर्देशित केले आहेत. या महानगरपालिका आयुक्ताच्या निर्देशामध्ये, आता हे ऐकून घ्यायचं इम्पॉर्टंट आहे, निर्देशामध्ये 7/1/2000 रोजीचे परिपत्रक रद्द बातल केल्याचे उल्लेख दिसून येत नाही. म्हणजे काय, जर तुम्हाला त्यांनी सांगितलं की 8/4/2024 सर्क्युलर प्रमाणे मी हप्त्यातून एकदाच महिन्यातून एकदाच तुम्हाला भेटणार, तर त्यांना सांगायचं हे GR आहे, हे तुमचं सर्क्युलर आहे म्युन्सिपल कमिशनरचं, की त्या 8/4/2024 सर्क्युलर मध्ये 7/1/2000 सर्क्युलर बाद झालेला आहे असं लिखित नाही. त्यामुळे हे दोन्ही सर्क्युलर चालतील आणि तुम्हाला आम्हाला भेटायलाच पाहिजे. ही बोलायची तुमच्याकडे हिंमत आहे का? मला सर्व बांधवांना विनंती आहे की BMCचे ऍडिशनल म्युन्सिपल कमिशनर आणि डेप्युटी म्युन्सिपल कमिशनर हे तुम्हाला भेटण्यासाठी टाळतात, हे काम करत नाहीत. काही काम करणाऱ्याला माझा नमस्कार, पण जे कोण काम करत नाहीत
ते तुम्हाला टाळतात. त्यावेळी हे आम्ही GR देतो, तुम्ही गौरंग वोराशी संपर्क साधा. आम्ही याचं सर्व सर्क्युलर वेबसाईटमध्ये आम्ही हे करू किंवा लिंक मध्ये पण टाकू. आणि हे दोन्ही सर्क्युलर घेऊन जायचे 7/1/2000 आणि हे परिपत्रक की 7/1/2000 अजूनही अस्तित्वात आहे. म्हणजेच तुम्ही दर सोमवारी दर शुक्रवारी 3 ते 5 म्युन्सिपालिटीतल्या ऍडिशनल म्युन्सिपल कमिशनर यांना भेटू शकता की नाही. आणि जर भेटायला दिलं नाही तर तिथल्या तिथे काय कराल. आणि हे सर्क्युलर घेऊन दाखवायचं. बघा आमचे म्युन्सिपल कमिशनर, आमचे ऍडिशनल म्युन्सिपल कमिशनर स्वतःच्याच सर्क्युलरचा कसा उल्लंघन करत आहेत आणि देशद्रोहीचं काम करत आहेत, हे बोलण्याची हिंमत ठेवा. आज प्रत्येक माणसाकडे हे पोचलं पाहिजे की आमचे वरिष्ठ आम्हाला तुच्छ समजतात. हे IAS झाले हे विसरतात की आमच्या पगारावर हे बंगल्यात राहतात. त्यांना वाटतं की पब्लिक म्हणजे तुच्छ आहे. अरे बाबा, आम्ही तुमच्याहून कितीतरी शहाणे आहोत, पण तुम्ही त्या IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर वगैरे परीक्षा पास केली, तिथे गेलात. आम्हाला सेवक पाहिजे होते, आम्ही तुम्हाला सेवक ठेवलाय. आम्ही मालक आहोत, आम्ही नाही सेवा केली. त्यामुळे आम्हाला तुच्छ समजू नये. आम्ही तुमचे मालक आहोत हेच समजून काम करावा, हेच तुम्हाला विनंती आहे. आता मी तुम्हाला 100 पानाचं एक मी हे केलेलं आहे, काय असं मोठं कंपायलेशन केलेलं आहे आणि त्याचं लिंक गौरंग साहेबांनी तुम्हाला हे जे दिलेलं आहे. हे बघा, हे GR सर्क्युलर्स आहे बघा, हे मिळालं का. ह्याचा लिंक आम्ही अख्ख्या देशाला वाटलेला आहे. आणि हे 1 जानेवारीला आम्ही वाटलाय की या नवीन वर्षात निश्चितपणे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचं आम्ही कंबरट तोडून मोडून त्यांना मारून टाकू आणि चांगल्या अधिकाऱ्यांना आम्ही नेहमीच सदैव डोक्यावर बसू. आमच्या चांगले IAS, आमचे चांगले IPS, आमचे चांगले आमदार खासदार कॉर्पोरेट आम्ही आमच्या डोक्यावर ठेवू आणि जे करप्ट आहेत त्यांचे कंबरड मोडू. म्हणून आम्ही आज हे सर्व कामं करतोय. आता मी ह्या 100 पानाचा जो डॉक्युमेंट आहे याच्यात 18 ते 20 डॉक्युमेंट आहेत. या 18 ते 20 डॉक्युमेंटचा मी तुम्हाला इंडेक्स पण केलेला आहे, तो सर्व तुम्हाला लिंकवर आहे. ज्या दिवशी तुम्ही हे तर हे ज्यावेळी तुम्ही एक तास हे वाचाल, तुम्हाला अर्धा एक तास पुष्कळ झालं. अर्ध्या 1 तासात तुम्ही कुठल्याही IAS, कुठल्याही IPS, कुठल्याही IRS, कुठल्याही आमदार खासदार कॉर्पोरेटरला भिडू शकता. हे करायला मला कमीत कमी 50 ते 60 तास लागले. 60 तास कधी लागले, ज्यावेळी याचा अभ्यास झाल्यानंतर ह्याला कंपायलेशन करण्यासाठी मला वेळ लागला. हे म्हणजे कंपायलेशनचा 50 तास सांगतोय मी. मला ज्ञान संपादन करायला 30 वर्ष लागली, जे तुम्हाला आज फक्त 1 तासात मी देतोय. 30 वर्ष लागली मला हे सर्व शिकायला. माझ्यावर 8 अॅट्रॉसिटी केसेस आहेत, 7 डिफॉर्मेशन केसेस आहेत. मी बरेच वेळा जेलमध्ये जाऊन आलेलो आहे. तुम्हाला आता त्याची कसलीच भीती नाहीये, कारण तुमच्याकडे आता मार्गदर्शन आहे, तुमच्याकडे डॉक्युमेंट आहे, कायदा आहे. आम्हाला त्यावेळी काहीच माहिती नव्हतं. हे सर्व स्वतः मरून शिकलेलं आहे, पण आम्ही स्वतः म्हणून तुम्हाला स्वर्गाची रस्ता दाखवतोय, एवढं लक्षात ठेवा. आणि ते वाया घालवू नये म्हणून ही झटापट आहे. आता मी तुमच्याकडे पहिलं डॉक्युमेंट देतो की तुम्ही कुठल्याही मीटिंग मध्ये गेलात तर कॅबिन बंद का बाबा. पहिलं सांगायचं की पब्लिक व्ह्यू मध्ये मी मीटिंग घेणार, दरवाजा ओपन करा. आणि त्याचं सर्क्युलर मी या 100च्या डॉक्युमेंट मध्ये लावलेला आहे. त्याचे आदेश मी 100च्या डॉक्युमेंट मध्ये, त्याच्यामध्ये पानं पण लिहिली आहेत, 1 ते 2 हे पानं पण लिहिलेली आहेत. त्यामुळे या सर्व डॉक्युमेंट्स हे तुमची भगवद्गीता नंतर, भगवद्गीताला कोणी मारू शकत नाही, त्याची ते श्रेष्ठ आहे. भगवद्गीता नंतर जर तुम्ही काय वाचायचं असेल ते 100 पानं वाचा आणि या देशाला वाचवा. या देशाला वाचवण्यासाठी आम्ही एवढी झटापट करतोय. नाहीतर मी IASच्या जिंदगी जाऊ शकतो, कुठेही फिरू शकतो, मजेशीर राहू शकतो. मला घरून माझ्या बायकापुऱ्यांच्या शिव्या खायची गरज नाही, पण मी त्यांचे शिव्या यासाठी खातोय की पुढच्या पिढीला निश्चितपणे ज्ञान मिळावं. आणि ज्ञानापेक्षा पॉवरफुल काही नाही. पैसा चोरू शकतो पण ज्ञान कोणाला चोरू शकत नाही. आणि ज्ञान तुम्ही वाटल्यावर वाढतं, पैसे वाटल्यावर कमी होतात, पण हेच ज्ञान तुम्ही वाटा. तुम्ही त्याच्यामध्ये वेगवेगळे इंटरप्रिटेशन कराल आणि तुमचं ज्ञान वाढेल. त्यामुळे ज्ञान वाढवा, ज्ञान
वाटा, याच्यात कंजूसी करू नका. मी हे जर माझ्याकडे ठेवलं तर रोजचे 50,000 रुपये मी कन्सल्टन्सी मध्ये कमवू शकतो. माझे वकील मला म्हणाले मी पाठवतो क्लायंट्स, म्हटलं मी पैसे घेऊन हे वाटू शकणार नाही, आणि जर वाटल्याने मी पैसे ठेवले तर उद्या हेच भ्रष्ट अधिकारी माझे जे पैसे मुलांना मी ठेवीन तेच घेऊन जातील. त्यापेक्षा मी मुलाला एवढं मजबूत करीन की जे त्याच्याकडे आहे ते त्याच्याकडे शाश्वत राहील, म्हणून मी हे प्रयत्न करतोय. तर तुम्ही आता पहिलं काय कराल, कुठल्याही मीटिंग मध्ये गेलात दरवाजा बंद आहे तर काय म्हणाल, दरवाजा मोठ्याने दरवाजा ओपन करा. आता दरवाजा ओपन करा म्हटल्यावर तो अर्धा मेला नाही करणार. त्यांना सांगायचं हे पब्लिक सर्वंटचं ऑफिस आहे, इथे जे काय खुल्लम खुल्ला गपचूप नाही. आणि मग म्हणायचं परत काय म्हणायचं, मी कोण आहे, जोरात पाहिजे मला, तुम्ही कोणात, दरवाजा काय, बस हे बोलायची. ज्या दिवशी सर्वांना हिंमत येईल काय होणार, करप्ट लोकांची अर्धी 50% हिंमत संपली. आजपर्यंत त्यांची हिंमत का मी परत का करतोय, तुमच्या डोक्यात घुसलं पाहिजे की आम्ही जबाबदार आहोत. त्यांना साहेब म्हणून डोक्यावर चढवायचं आणि त्यांनी चांगलं काम केलं आणि त्याला बक्षीस देणं गोष्ट वेगळी आहे. बक्षीस मलाच नव्हे, तुम्ही खुशीने तुमचा दिलात तर वेगळं आहे, पण हे त्यांचा हक्क म्हणून लाच ज्यावेळी मागतात त्यावेळी लात मारणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. आणि ते लात मारण्यासाठीच हे करणं, हे 100 पानं तुम्ही बरोबर घेऊन जाणं हे फार गरजेचं आहे. या 100 पानांनी काय होणार, लाचच्या बदली तुम्ही काय देणार, लात देणार. आता अभी कुछ मत बोलो, मेरा कंप्लीट होने दो, अभी कुछ नहीं बात करना, जो भी है बात मेरा लिंक जाएगा. आता त्याच्यानंतर तुम्ही कुठे IAS IPS च्या ऑफिसरला गेला, आमदार खासदाराच्या ऑफिसला गेलात, मोबाईल बाहेर का बाबा बाहेर. त्याचंही सर्क्युलर पेज नंबर 3 ला लावलेला आहे की गव्हर्नमेंटने लिहून दिलेला आहे की कोणालाही मोबाईल बाहेर ठेवण्याचा सांगण्याचा अधिकार, मोबाईल बाहेर ठेवायचं, मोबाईल कुठल्याही कॅबिन मध्ये जाताना घेऊन तुम्ही जाणार. जर त्यांनी म्हटलं बाहेर ठेवा तर काय सांगणार, आम्ही मालक आहोत, मोबाईल माझ्या बरोबर राहणार आणि वेळ पडली तर मी काय करणार. तर त्याला तुम्ही मला रोखू शकत नाही. बोलायची हिंमत पाहिजे आपल्यात. बस अर्ध बोललं तुम्ही, हे बोललात की अर्ध आपण जिंकलो. आता व्हिडिओ रेकॉर्डिंग साठी तुमच्याकडे अधिकार कसे आहेत हे मी 4 आणि 5 वर हायकोर्टची जजमेंट लावलेली आहे. माझ्या ह्या लिंक मध्ये पेज नंबर 4 आणि पेज नंबर 5 याच्यावर हायकोर्टची ऑर्डर मी तुम्हाला दिलेली आहे. आणि त्या हायकोर्टच्या ऑर्डर मध्ये पॅराग्राफ 10 वर कोर्टाने म्हटलेलं आहे की पब्लिक स्पेस मध्ये पब्लिक सर्वंटनी काम करताना व्हिडिओ काढणं हा गुन्हा नाही. काय म्हटलंय, पब्लिक स्पेस मध्ये पब्लिक सर्वंटनी काम करताना किंवा काम चुकारपणा करताना व्हिडिओ काढणं हा तुमचा अधिकार आहे. कारण तुम्ही मालक आहात आणि मालक आपला सेवक काय काम करतो किंवा काम नाही केलं तर त्याच्यावर कारवाई कशी करावी हा त्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे हायकोर्टनी तुम्हाला म्हटलं